छात्रों, मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाने वाली हूँ। इसका भी प्रथम पाठ है जो वर्ण विचार, उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो छात्रों, वर्ण विचार को जानने से पहले हम ये जाने कि पूर्व समय में हमारी बोलचाल की भाषा की प्रावधान क्या थे। तो छात्रों, पहले हम लोग इशारों से बात करते थे। तो ये इशारों से समझने के लिए हमको ध्वनियों की जरूरत होती है। इशारों को समझने के लिए ध्वनियों की जरूरत होती है और इशारा भी समझने के लिए हमको अक्षर ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ठीक है छात्रों, तो उसी अक्षर ज्ञान के बारे में कि कैसे अक्षर शुरू हुआ और कैसे हमारा इशारा हमारे इशारे को दूसरा व्यक्ति कैसे हमारे इशारों को समझता है, उसके बारे में हम आपको इस अध्याय में पढ़ाएंगे। तो छात्रों, आप ध्यान से देखिए। क्लास 8 संस्कृत प्रथमा पाठा वर्ण विचारा का प्रथमा भागा। भाषा की परिभाषा। छात्रों, हमको कुछ भी जानने से पहले, वर्ण, अक्षर, लेटर कुछ भी जानने से पहले हमको लैंग्वेज के बारे में मालूम होना चाहिए। और छात्रों, आपको मालूम है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो अभी हम आपको हिंदी लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज आपको पढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा शब्द कैसे बना। तो भाषा शब्द छात्रों भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। मतलब मुंह से आप आवाज निकालिए। समझ गए छात्रों। अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरे की जो भाव है, दूसरे की जो लैंग्वेज है, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। उसी को हम भाषा कहते हैं। छात्रों, समझ में आया छात्रों आपको कि भाषा के माध्यम से ही आप अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे के भावों को आप अपने पे ग्रहण कर सकते हैं। अतः भावाभिव्यक्ति का प्रमुख साधन भाषा ही है। भाव यानी एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन को अभिव्यक्त करना यानी उसको जताना, उसको दिखाना, उसको शो करना, उसका प्रमुख साधन क्या है? वो भाषा ही है। तो छात्रों, आइए देखते हैं ये भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा दो प्रकार की होती है छात्रों। पहला है मौखिक, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, और दूसरा है लिखित। मौखिक भाषा छात्रों, यह भाषा मुख के द्वारा बोलकर प्रकट की जाती है। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आपको अध्ययन करा रही हूँ, तो मैं मुख से बोल रही हूँ, तो ये मौखिक भाषा है। ठीक है छात्रों। और जब हम लिखकर श्यामपट्ट पर या लिखकर आपको कहीं भी नोटबुक में प्रकट करें, उसको अध्ययन कराएं या उसको आपको बताएं, तो वो क्या होती है? भाषा लिखित भाषा होती है। तो यह लिखित भाषा लिखकर प्रकट की जाती है छात्रों। तो छात्रों, आपको हिंदी भाषा मालूम है, इंग्लिश भाषा मालूम है, अभी तक आप पढ़ते आए। आज हम संस्कृत भाषा शब्द के बारे में आपको अवगत करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि भावाभिव्यक्ति का यानी भावों को एक्सप्रेशन को दिखाने का मेन साधन क्या है? लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, लिखित एंड मौखिक। मौखिक मुख से बोली जाती है, लिखित लिख के द्वारा। नाउ अभी संस्कृत भाषा देखिए छात्रों कि संस्कृत शब्द जो है वो सम उपसर्ग पूर्वक, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो शब्दों के आगे लगता है छात्रों। ठीक है। तो संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु के योग से बना है। क्री धातु यानी करना। ठीक है। तो सम प्लस क्री, इसके मिलकर आपका संस्कृत शब्द बना है। और संस्कृत जो है वो भारत की सबसे प्राचीन और मूल भाषा है। यानी पहले के लोग संस्कृत में ही पढ़ाई करते थे, संस्कृत भाषा ही जानते थे।
बहुत से गांवों में तो आज भी टोटल संस्कृत ही बोली जाती है। और छात्रों आपको बताएं, संस्कृत बोलने से हमारे शरीर में कोई रोग नहीं लगते हैं। जिस गांव में, जिस घरों में केवल संस्कृत का उपयोग होता है, वह गांव और वह घर बीमारी से दूर है, कोसों दूर है। छात्रों, संस्कृत भाषा इतनी पवित्र भाषा है, इतनी उज्जवल भाषा है। तो छात्रों, संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन और मूल भाषा है, और यह जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि यानी जो ध्वनियां हम लिखते हैं, आ, का, ख, ये सब क्या है? देवनागरी लिपि है, जो पुराने समय में लिखी गई। तो छात्रों, बोलते समय मुख से जो ध्वनियां निकलती हैं, उनको लिखित रूप देने के लिए हम वर्णों अर्थात उनको लिखित रूप देने के लिए हम वर्णों अर्थात अक्षरों यानी लेटर्स, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं उनको? लेटर्स का प्रयोग करते हैं। तो हम अपनी ध्वनियों को, अपने साउंड्स को ए, बी, सी, आ, क, च, ट, त, प, इन सबको लिखित रूप देने के लिए हमको अक्षरों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और यही अक्षर इंग्लिश में लेटर कहलाते हैं। तो छात्रों, अक्षर को जानना हमको बहुत जरूरी है। तो इन अक्षरों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण। तो अब ये वर्ण क्या है उसके बारे में हमको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए छात्रों। तो आइए देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनि इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हें हम वर्ण कहते हैं छात्रों। मतलब लेटर्स वह है जिसको हम और अधिक डिवीजन नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। ये लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है। इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं छात्रों। जैसे अ, ई, उ, क, य आदि, इनको हम तोड़ नहीं सकते, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है छात्रों, यहाँ तक समझ में आया आपको? ना आगे देखें। और इन्हीं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह यानी ग्रुप, जहां पर एक साथ लिखे गए हैं आ, ई, यू और ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, इनको हम वर्णमाला अर्थात अल्फाबेट्स कहते हैं। ओके छात्रों, नाउ वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और ये वर्ण जो है वो भाषा की मूल ध्वनियां हैं, और इन्हीं ध्वनियों के सार्थक समूह को पद या शब्द कहते हैं। यानी इन अल्फाबेट्स को, इन वर्णों को जब हम एक साथ मिलाकर कुछ सार्थक वर्ड बनाते, सार्थक शब्द समूह बनाते, ग्रुप तैयार करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं या वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो हम दो चार वर्णों को ले लिए, दो चार साउंड्स को ले लिए और उनको एक साथ मेल करके सार्थक वर्ड ग्रुप बनाए, तो वो क्या कहलाया? शब्द कहलाया छात्रों। तो आइए इन्हीं वर्णों के हम प्रकार को देखते हैं। तो वर्णों के प्रकार, वर्ण छात्रों दो प्रकार के होते हैं, वर्ण अर्थात लेटर्स। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। देखिए छात्रों, पहला है स्वर, स्वर यानी वॉवेल्स, ये 13 है इन संस्कृत, यानी संस्कृत में स्वर 13 प्रकार के होते हैं, हिंदी में नहीं, हिंदी में केवल 11 हैं। ठीक है छात्रों, और संस्कृत में आपके 13 स्वर हैं। और दूसरा प्रकार है व्यंजन, व्यंजन अर्थात कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, व्यंजन का मीन्स जिस शब्द के नीचे टेढ़ी लकीर, तिरछी लकीर लिखी जाती है, खींची जाती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है छात्रों, तो आइए अभी हम स्वर को जानते हैं कि ये स्वर क्या है इन संस्कृत। तो छात्रों, स्वर संस्कृत में अच नाम से जाने जाते हैं। संस्कृत में हम स्वर को कहते हैं अच। तो स्वर वर्ण क्या है, इनके बारे में संस्कृत में दो शब्दों में परिभाषा है कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, यानी जो खुद में राज करते हैं, खुद में स्वीकारे जाते हैं, वो क्या है? स्वर कहलाते हैं छात्रों। ठीक है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से
अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें हम स्वर या अच वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया छात्रों कि स्वयं विराजन्ते या स्वयं राजन्ते स्वरः अर्थात जो कि खुद ही अपने आप में काफी है, उनके साथ में हमको किसी दूसरी चीजों की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं, उनके लिए किसी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वर को हम लोग संस्कृत में अच कहते हैं और संस्कृत में इनकी संख्या 13 है। तो देखिए कैसे 13 संख्या है संस्कृत में इनकी। आ ई उ री ली ए ऐ ओ औ। छात्रों देखा आपने यहाँ पर 2 स्वर बढ़ गए, कौन कौन से? बड़ी री, इसको कहते हैं हम लोग बड़ी री, और दूसरे वाले को लिरी, लामे नीचे री। ये 2 स्वर बढ़ने से हिंदी के 11 स्वर संस्कृत में 13 हो जाते हैं और इन दोनों का बहुत महत्व है इन संस्कृत। आइए आगे देखते हैं छात्रों स्वर के भेद। संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से देखते हैं। स्वर 3 प्रकार के, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर 8 प्रकार के होते हैं, 4 + 4, यानी इसलिए बताया है कि 4 जो है वो तो दीर्घ स्वर है और 4 दूसरे जो हैं वो संधि स्वर, तो दोनों मिलकर वो 8 प्रकार के स्वर होते हैं। और तीसरा है प्लुत स्वर। तो आइए देखते हैं छात्रों सबसे पहले ह्रस्व स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय या सबसे कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है छात्रों, कम समय यानी 1 सेकंड से भी कम समय लगा हमको बोलने में, तो ये ह्रस्व स्वर। ह्रस्व यानी लघु स्वर, शॉर्ट वॉवेल। ह्रस्व स्वर को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? शॉर्ट वॉवेल। तो इनकी संख्या क्या है? संस्कृत में 5 है। कैसे? और ये संस्कृत में जो 5 हैं इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आगे आगे वर्ण बनते जाते हैं और अक्षर बनते जाते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स बनते जाते हैं, सॉरी। तो इनकी संख्या 5 है। ये देखिए कौन कौन से 5 है। अ ई उ री ली। ठीक है। नौ दूसरा है दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना या 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दुगना यानी ह्रस्व स्वर अ बोले तो दीर्घ स्वर में आ बोले तो क्या? आ, यानी थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा ह्रस्व स्वर से, तो इसलिए इन्हें हम क्या कहे? दीर्घ स्वर कहे, और इसमें 2 मात्रा का समय लगा। और इनकी संख्या कुल 8 है। ये मैंने आपको पहले बताया कैसे। आ ई उ री ए ऐ ओ औ। इनमें से ए ऐ ओ औ को संधि स्वर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो ये क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर बने, जैसे आ + ई = ए और आ + ए = बड़ा ए, आ + उ = ओ और आ + ओ = औ। ठीक है छात्रों। नाउ आगे देखिए प्लुत स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना या 3 मात्राओं का समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं छात्रों? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। ओम में ओ जो है वो प्लुत स्वर हुआ। क्यों? क्योंकि उसको हमने खींच के बोला, क्योंकि ओम को हम लोग लंबा बोलते हैं तब जाके वो समझ में आता है, और उसको जितना ज्यादा बोलेंगे उतना हमारे, जितना खींचेंगे उतना हमारी अंतरात्मा क्या होती है? शुद्ध होती है छात्रों। तो इसी प्रकार से जो शब्दों को दूर से पुकारा जाता है, हरे, अरे, हे, ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है छात्रों। तो छात्रों आपको मेरे ख्याल से ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वर्ण परिचय का पहला भाग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज आपने यहाँ पर वर्ण विचार,
पढ़ा, इसमें भाषा पढ़ा, वर्णों के बारे में जाना, वर्ण कितने प्रकार के, भाषा कितने प्रकार की, ये सब चीजों के बारे में पढ़ा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे आर्ष विद्यालय कैंप में जाकर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।